स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोग की जो हुई थी बच्चों, वो हम लोगों ने डीडीयू में जूलॉजी डिपार्टमेंट में किया था और हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया था जिसमें हमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना था। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था GRMCC के बारे में। तो उसको हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब हमारा रिवीजन क्लास होगा उसमें हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो NCERT का जो 1.2 सेक्शन है आपका, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पिछले लेक्चर्स में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात किया था जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, और हम लोगों ने जो पढ़ना है यहाँ पे, हमें उसे नीट को आधारित बना के पढ़ना है, जो भी कंटेंट हमें लेना है इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, IUCN के बारे में, टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर जो कि बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल हम लोग डिस्कस करेंगे, देन मेन रूल्स ऑफ ICBN, फिर थोड़ा बहुत टॉपोनिम के बारे में, और देन विल डिस्कस टैक्सोनॉमी हायर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो पिछली क्लास में जब हमने आपको लिविंग की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट्स डिस्कस किए थे। GRMCC बताया था, उसमें डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आपको बताए थे, और आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है जिसको हम लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, उसका ओरिजिन कब हुआ। तो इसका ओरिजिन जो हुआ दैट वाज 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 3.2 बिलियन ईयर्स पहले इस पूरी पृथ्वी में जीवन का उद्भव हुआ, मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपकी NCERT कहती है कि भाई इतनी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने से पहले इस चीज़ को लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए ये जो शब्द होता है बायो, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म्स। इसको थोड़ा सा इस क्लासरूम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इतने सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, कोई किसी स्कूल से होगा, कोई किसी जिले से होगा, किसी जनपद से होगा। ठीक है, सबका एक डिफरेंट आप लोग आए हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है, देयर इज डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, और आप लोग सब लोग कहाँ पे इकट्ठा हो गए? इस नीट की क्लास में, गोरखपुर के नीट के क्लास में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने चारों तरफ, पृथ्वी की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, तो जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर में रहते हैं तो हमें चूहे दिखाई देते हैं, बिल्ली दिखाई देती है, बाहर निकलते हैं प्लांट्स दिखाई देते हैं, तमाम तरह की वेजिटेशंस निकालती है। कभी घूमने का मन हुआ, चलो शिलोंग चले, वहाँ चले, वहाँ का फ्लोरा फौना सब अलग। तो यानी कि हम देखते हैं जैसे हमारा देश इंडिया इज टोटली डाइवर्स। वहाँ पे आपका नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, वेस्ट रीजन है, ईस्ट रीजन है, तो कितनी वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन आपको मिल रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिल रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? देयर इज डाइवर्सिटी, और इस पूरी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है IUCN। ये आपके नीट का क्वेश्चन है। ये IUCN के बारे में नीट में पूछा जाता है कि भाई ये जो बायोडाइवर्सिटी की आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है IUCN, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर, यहाँ क्या लिखिएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मी। तो इन्होंने जो डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, फ्लोरा की, फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स के बारे में, फौना मतलब एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को बताया कि जो हम अभी अप्रोक्सीमेट इन्होंने आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई किया स्पीशीज को वो आपका कितना है? इन्होंने बताया 1.7 से 1.8 मिलियन। कितना मिलियन? 1. ये आपके नीट का क्वेश्चन है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया बायोडाइवर्सिटी जो आपके पूरे लिविंग वर्ल्ड में है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई 1.7 से 1.8 आपके मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाइड है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी जो आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर है। अभी जो इन्होंने दिया है वो 1.9 हो गया है, बट चूंकि NCERT आपको अभी नहीं डिक्लेयर कर रही है तो आप किसी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप किसी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा गड़बड़ ये करते हैं कि ये जो मिलियन है कभी कभी बिलियन हो जाता है। जैसे आपके ऑप्शन में हो गया कि 1.7 से 1.8 बिलियन, तो उसको टिक करना। तो आपको ये ध्यान रखना है दिस इज 1.87 से कितना 1.8 मिलियन। 1 मिलियन और 1 बिलियन की बात करें, 1 मिलियन कितना होता है? 1 बिलियन बिलियन। अगर आप बिलियन की बात करते हैं तो ये आपका 10 to the power of 9 यानी 100 करोड़। करोड़ माने 7 जीरो और 100 करोड़। 100 करोड़ की बात करते हैं तो यूटेल इसको बोलते हो आप 10 to the power of 9। ठीक। अगर 1 मिलियन की बात करते हैं तो 10 लाख यानी 10 to the power of 6। यहाँ 10 लाख से याद रखिए आप और यहाँ आप याद रखिए 100 करोड़ से। और वैसे अगर बात होगी तो यहाँ पे 10 to the power of 9 से 10 to the power of क्या है ये 6 मिलियन में कितना हुआ 6 10 to the power of 6 हाँ 6 लाख नहीं 10 lakhs 10 लाख और यहाँ पे 100 करोड़। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आता है कि भाई जो IUCN है उसने इसको 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई की है। क्वेश्चन बन गया आपका। अब आपको यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए अब इस पूरे फ्लोरा एंड फॉना और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इतने स्पीशीज आपके पास है आइडेंटिफाइड तो उसमें कितने प्लांट होंगे कितने एनिमल्स होंगे। तो हम बताते हैं इसको कि जो एनिमल्स होंगे वो आपके कितने होंगे 1.2 मिलियन। ठीक है। और प्लांट्स कितने होंगे? प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो दैट इज 0.5 ना, यानी दुनिया को प्लांट्स में इंटरेस्ट नहीं है, पूरी पृथ्वी को बचाना है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब इसमें आपका पूरा स्कोप है, खूब रिसर्च करना। ठीक है। तो हम बात करते हैं 1.2 मिलियन कितना में क्या है एनिमल्स जो स्पीशीज आइडेंटिफाइड है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो कितना है 0.5 मिलियन। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आता है कि भाई जो एनिमल्स है उसमें सबसे जो लार्जेस्ट उसका पॉपुलेशन देखा जाए तो वो इंसेक्ट्स में है। ये आपका क्वेश्चन है। ये कितना है लमसम ये आपका 10,25,000 यानी कि आपके 1.2 मिलियन में सबसे ज्यादा किसने ले रखा है? नाउ द क्वेश्चन इज नीट का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्यों इंसेक्ट्स व्हाई? इसलिए नीट का ये क्वेश्चन है आपका कि इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन क्यों इतनी ज्यादा है पूरे विश्व में एनिमल किंगडम में? वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इम्परवियस टू वाटर होता है। इम्परवियस मतलब होता है जैसे कॉकरोच को पानी में डालो तो ऊपर आ जाता है, मैंने कई बार डाल के देखा है उसको। तो इंसेक्ट्स जो है वो जनरली ऐसी कंडीशंस को जो रिवर्स कंडीशंस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसको अडेप्ट कर लेते हैं। उनकी डाइवर्स हैबिटेट्स है, डाइवर्स एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है। तो इस वजह से चूंकि ये ऐसी कंडीशंस में अडेप्ट कर लेते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज इम्परवियस टू वाटर,
मतलब वाटर एंट्री नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ काइटिन। क्या होता है इनके में? काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इस काइटिन की वजह से पानी की एंट्री नहीं होती है, वो डाइवर्स हैबिटेट्स में अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन गया जिसको कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी, देखिए एनसीईआरटी ये नहीं कहती कि आप चीज़ों को ना समझिए, ठीक है। आपको ये समझना है कि इसी चीज़ को हम पढ़ें और कहाँ कहाँ से हम कॉर्नर से क्वेश्चन किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शुरुआत क्या की थी? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने बताया कि भाई बायोस एंड डाइवर्स फॉर्म्स के बारे में, फिर हमने बताया कि IUCN के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि भाई 1.7 से 1.8 मिलियन आपके ये, फिर हमने आपको बताया कि 1.2 मिलियन जो है वो आपका क्या है? एनिमल्स है। उसमें आपके 10,25,000 इंसेक्ट्स हैं और उसमें प्लांट्स इतने कम है, ठीक है, 0.5। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहीं पे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, हर जगह आपको जीव जंतु मिलेंगे, तो इतनी वैरायटीज क्यों है? बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई इतनी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्यों है? दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके नीट का क्वेश्चन है कि क्यों डाइवर्सिटी है। देखिए आप ये जानते हैं डाइवर्सिटी बने, डाइवर्सिटी तभी आती है जब विभिन्नताएं आती हैं, और हम इंसान या हम जो प्लांट्स हैं या जीव जंतु हैं उनके अंदर न्यू स्पीशीज, न्यू वैरायटीज बनती रहती हैं बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या है? डाइवर्सिटी, ठीक है। इंसेक्ट्स में जो हम देखते हैं कि भाई ये इंसेक्ट है, फिर एक नई इंसेक्ट हमने देखा अडेप्ट हो गया या डिस्कवर हो गया या फिर वो पैदा हो गया, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू वैरायटीज फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए आप एक आम है आपके पास, वो आम हमेशा जल्दी सड़ जाता है लेकिन बहुत मीठा होता है। एक जंगली आम है और वो जंगली आम जो है लेकिन बहुत रेजिस्टेंट है। जब हमने दोनों आम की वैरायटी को क्रॉस किया, नेचर में क्रॉस हो गया किसी उससे, ठीक है, तो एक ऐसे आम की वैरायटी बनी जो बहुत मीठा और बहुत रेजिस्टेंट, जैसे कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। तो नेचर ने अगर इस तरह की चीज़ों को पैदा किया है तो वो बिकॉज ऑफ किसमें? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हम क्या करते हैं? वेरिएशंस लाते हैं, बदलाव लाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी डाइवर्सिटी इसीलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से डाइवर्सिटी पैदा होती है और इसकी वजह से एडेप्टेबिलिटी पैदा होती है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी समझते हैं? किसी हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर लेना, वहाँ रहना, अपने आप को उसमें स्थिर रखना, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आती है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी जो है, देखिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे और थोड़ा सा हम चूंकि इसको बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की होगी, अल्फा, बीटा और ओमेगा। केवल इसको आप याद रखिए। अल्फा का मतलब होता है विद इन, बीटा का बिटवीन और ओमेगा होल। तो अल्फा वाले में क्या होता है कि हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स लेते हैं, बीटा में हम 2-3 कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे साइटोलॉजी भी ले लेंगे, मॉर्फोलॉजी भी ले लेंगे, एनाटॉमी भी ले लेंगे। ओमेगा में हम क्या करेंगे? बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, कि कौन सा केमिकल है उसके अंदर, उस प्लांट के अंदर, उस एनिमल के अंदर घुसा था। तो ये छोटी सी बात है जिसको हम बाद में विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी। भाई ये जो टैक्सोनॉमी है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों हमने टैक्सोनॉमी स्टडीज़ की? टैक्सोनॉमी सुनते हो तुम, ठीक है। टैक्सोनॉमी पढ़ने का ये है कि मान लीजिए अगर हमें ये बच्चा पूछना हो कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, किस क्लास के हो, क्या नाम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है कि बच्चा कहाँ से आया, किस क्लास का है, किस क्लास का है। तो ये कहेंगे मैडम हम देवरिया से आए और देवरिया में हम इस पर्टिकुलर प्लेस से आए, इस पर्टिकुलर प्लेस में मेरा ये घर है, मेरा ये नाम है। तब हम इन्हें जानेंगे, यानी इन्होंने अपने आप को क्लासिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है, एक अरेंजमेंट से।
भाई हम अब इनको ढूंढना हो पूरी दुनिया में हम लोगों को, तो हम लोग इनके पीछे पुलिस लगा देंगे तो हम जान जाएंगे कि देवरिया का ये बच्चा है, ठीक है, और इसको हमें पकड़ के लाना है। तो यानी कि वी हैव क्लासिफाइड दिस पर्टिकुलर, ठीक है, उसको हमने क्लासिफाई किया है, उसको चीज़ों को जाना है कि उसको वर्गीकृत किया है, तमाम बातें आएंगी अभी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इतने बायोडाइवर्स हैबिटेट, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पड़े तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें उसका नाम जानना है, उसकी जगह जाननी है, भाई कहाँ से आया है, ठीक है। तो इन सब के लिए अब जैसे मान लीजिए एक बात बता रहा है आपको, आलू है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप आलू बोलते हो, लेकिन गुजरात में आप बटाटा बोलते हो, ठीक है, साउथ में कुछ और बोलते हो, ठीक है, वहाँ पे आलू बोलोगे तो नहीं समझेंगे। तो ये लोकल नेम्स होते हैं, ठीक है। लोकल नेम्स को अगर हम चाइना में जाएं और वहाँ कोई साइंटिफिक मीट हो तो तुम आलू आलू करोगे तो कुछ नहीं समझेगा। तो हमें ज़रूरत पड़ी सम लैंग्वेजेस की, तो वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस आए जैसे लैटिन और ग्रीक। और लैटिन और ग्रीक ये दोनों जो होती है दे आर डेड लैंग्वेजेस। डेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो अनचेंजेबल होती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे रोमन लेटर्स की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कलर है तो COLOR भी है, COLOUR है, बट जब हम, और दूसरी चीज कि किसी भी ऑफिशियल वर्ड में लैटिन वर्ड नहीं यूज करते हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई लैटिनाइज्ड कर दिया जाए जो हमारे हर जगह, तो जो साइंटिफिक नेम्स होंगे उनको हम लैटिन में पढ़ेंगे या हम ग्रीक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ठीक। तो टैक्सेस, देखिए कभी भी आप साइंस पढ़िए तो अगर उस शब्द को समझ सकते हैं तो उसे समझिए। टैक्सेस शब्द का क्या अर्थ होता है? टैक्सेस शब्द का अर्थ होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लड़कियों को इस तरह बैठा दिया, लड़कों को इस तरह बैठा दिया, ठीक है, एक अरेंजमेंट हो गया, मैडम यहाँ खड़ी हो गई, तो दिस इज एक अरेंजमेंट हो गया कि भाई टैक्सेस का मतलब हो गया अरेंजमेंट, और नॉमी या जिसको हम नोमोस कहते हैं ये आपका हो गया क्या, लॉ, कानून। यानी हम किसी कानून के तहत क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई टैक्सोनॉमी शब्द किसने बताया था, हु कॉइन्ड द वर्ड टैक्सोनॉमी। तो यहाँ ये आपका नीट का क्वेश्चन हो गया ये कि APD कैनोला, ठीक है। APD कैनोला साहब ने इस शब्द का क्या किया था, कॉइन किया था, कि कॉइन दिस टर्म टैक्सोनॉमी, ठीक है भाई। नाम ढूंढ दिया, नाम ढूंढ दिया तो काम तो होना ही होना है। तो काम होने के लिए जो क्रेडिट जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, योर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज very renowned scientist, your Carolus Linnaeus. He is a Swiss botanist. ये Swiss botanist थे और his name is Carolus Linnaeus, ठीक है। तो अच्छा, इंडियन अगर हम बात करें कि इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, आ भी सकता है क्वेश्चन, तो ये आपका है, अगर हम इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो ही इज योर सांता पाउ। सांता पाउ इज योर इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न तो बिल्कुल बनते हैं, एक तो APD कैनोला, दूसरा आपका फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज योर कैरोलस लीनियस। अच्छा ठीक है भाई, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है आपका CINC, देखिए इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। जब हम चले गए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबको पता है या नहीं है, चलिए मैं बता देती हूँ। जो आपका इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है लैटिट्यूड्स पे अगर हम बात करेंगे तो उस एरिया को हम इक्वेटर, ये ट्रॉपिक्स कहते हैं। और वहीं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन है
कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन फर्स्ट ऑप्शन में अगर रहेगा, देखिए ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, अगर उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा तो आप उसको टिक कर देंगे। दूसरा जो सेकंड पोजीशन पे है दैट इज योर कोरल रीफ्स। कोरल क्या होता है भाई, मूंगा पहनते हो, मूंगा जानते हो, नाम सुना है? मूंगा से भाई ये मंगल की दशा खराब हो गई, पंडित जी कहते हैं मूंगा पहनो, आप कहिए सर कोरल रीफ पहनाइए। जब जनरली जो कोरल होता है वो रेड या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला कि बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन सेकेंड लेवल पे आपका कोरल रीफ्स, तो अगर वो ट्रॉपिकल रहेगा तो वो लगेगा, नहीं रहेगा तो कोरल लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की। अच्छा, इंडिया में आपके कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये भी देख लीजिएगा। कुछ उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं कि जब महाराष्ट्र से आप चलेंगे और साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अंडमान निकोबार में भी है, ब्रह्मपुत्र साइड में भी है, ठीक है। वर्ल्ड में आपके अमेजन वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी की रिच वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और एक चीज और बता दें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आज भी ऐसी स्पीशीज मौजूद है जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम टेक्सोनॉमी की बात कर रहे थे, हमने बताया कि द टर्म एपीडी पेंडोरी दिया था इन टेक्सोनॉमी, इन्होंने दिया था, फिर कैरलस वीजर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था कि हमें ये फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी कहलाए। और हम किसी भी अगर स्पीशीज को या प्लांट को या एनिमल को ढूंढते हैं, मान लीजिए कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले गए, हमको कोई प्लांट मिल गया, तो हमने कहा कि यार ये तो एकदम आलू की तरह इसके लीव्स लग रहे हैं, अगर मैं अपने आलू देखा है कैसे उगता है, तो हम उसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि आलू बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलेनेसी। तो हमने कहा कि यार शायद ये सोलेनेसी का मेंबर है, ये वाला जो प्लांट हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा। तो हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे कि भाई इसमें ऑब्लिक प्लेसेंटा है, स्वलन है, ठीक है, और हो सकता है कि ये सोलेनेसी का। तो हम कुछ कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो जब हम कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, हम इन तीनों चीजों में साइंटिफिक टर्म्स बच्चों को बहुत जल्दी दिमाग में रहता है, यार इतना याद करना है, हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि भाई कैरेक्टराइजेशन एक चीज हो गई। अब कैरेक्टर हमने देख लिया कि लगता है उसी के सोलेनेसी यानी आलू से ही बिलोंग करता है। तो हम तीन चीजें आती है जो आपके एग्जाम में सीरियल आता है, पूछता है। अगर मान लीजिए एक पहला है ये आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर, तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये सीरियल आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, INC से आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर कंपैरिजन, यानी कि आपका ये जो है क्लासिफिकेशन। तो इसको आप याद रखने के लिए आप लोग जानते हैं CNG गैस के बारे में, ठीक है ना। CNG गैस को आप यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसमें कि ये जो I होता है ये कंपैरिजन करता है। आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे आलू का, ये जो आलू की तरह लगने वाला ये पौधा है, इसमें ये कैरेक्टर है, आलू में ये है, आलू इस वाले में नहीं है, ठीक है। तो हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनसे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर हम उसको एक नाम देते हैं, तो उसे हम नेमिंग कहते हैं। साइंटिफिक रूल्स के तहत क्या करेंगे हम, नेमिंग, फिर उसको हम किसी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के ग्रुप में डालते हैं। तो CNG यानी कंपैरिजन करेंगे, फिर उसे नाम देंगे, फिर उसकी क्या करेंगे हम, ग्रुपिंग, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या हो गई भाई, टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन को समझने के लिए आप बस दो याद रखिए, डबल P का मतलब है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे, प्रोसीजर्स को हम देखेंगे, किसके तहत, CINC के तहत। याद रखिए, देखिए बहुत सारा पढ़ना है,
और बहुत सारा समझना है। तो हम इसे याद रखेंगे CINC के तहत, यानी कैरेक्टराइजेशन, कंपैरिजन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग। तो हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी की, और टैक्सोनॉमी की परिभाषा है कि दिस इज द स्टडी ऑफ P, that is your principles and procedure of जो भी साइंटिफिक रूल्स आप अप्लाई करोगे विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड योर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको ये एक मीन्स बनाया है, CNG से याद रखेंगे कि भाई इसमें क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन में हम कंपेयर करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, जैसे हमने सोलेनम ट्यूबरोसम का एग्जांपल बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है और आलू की तरह ही पौधा आपका लग रहा था, फिर आपने उसको कैरेक्टराइज किया, कंपेयर किया, फिर नेम किया और उसके बाद उसको किसी ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी बातें हमने यहाँ पे की, और हम इसको देख सकते हैं कि APD कैंटोनी ने टर्म दिया। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। इंडियन फादर कौन है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? P, that is your principles and procedure, और हमारे पास ये क्या है? CINC, that is your characterization, identification and grouping। तो अब ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। टैक्सोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। टैक्सोनॉमी में आपने क्या किया? अरेंजमेंट किया, कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए, जैसा कि इस शब्द से हमने समझा कि टैक्सोनॉमी शब्द में टैक्सेस था जिसका मतलब था अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब था लॉ, यानी एक कानून के तहत हमने इसे जाना। ठीक है, अब अगर हम इस टैक्सोनॉमी में एक दूसरी चीज बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, आपको जो पढ़ना है नीट के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर केवल आप दो ही चीज जानोगे। एक कोई बताएगा? जीनस नहीं, टैक्सोनॉमी इज योर सिस्टमैटिक्स and your neo systematics। कोई बताएगा ये क्या होता है सिस्टमैटिक्स और नियो सिस्टमैटिक्स? एनीवन? इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए, टैक्सोनॉमी आपका अरेंजमेंट हुआ जिसमें आपने कैरेक्टराइज किया, फिर आपने आइडेंटिफाई किया, नॉमेनक्लेचर किया, फिर उसको क्लासिफाई किया। लेकिन जो सिस्टमैटिक्स होता है ना, वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाता है। फाइलोजेनेटिक शब्द समझते हैं? नो नो नो, फाइलोजेनेटिक शब्द का अर्थ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि हम नियो जब पढ़ेंगे तब आपका जेनेटिक आएगा शब्द। व्हेन यू टॉक अबाउट टैक्सोनॉमी, तो यहां पे आप इसको ऐसे याद करेंगे कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक स्टडीज या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो हम यहाँ बात कर रहे थे सिस्टमैटिक्स की, एंड सिस्टमैटिक्स हमने बताया टैक्सोनॉमी का एक टाइप है, और इसके बारे में हमने बताया, अच्छा, इसको जो देखा था या टर्म दिया था या इनके बारे में बताया था वो थे कैरोलस लिनियस। इससे क्वेश्चन आता है नियो सिस्टमैटिक से कि किसने दिया था, तो कोई बताएगा? जूलियन हक्सले। यहाँ से नीट का क्वेश्चन है आपका, किसने दिया था? ये है हक्सले। तो टैक्सोनॉमी हो गया। टैक्सोनॉमी आपका यहाँ पर सिस्टमैटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशन समझते हैं ना? तो इवोल्यूशन को पढ़ना है, इसमें आपको रिलेट करना है उस स्पीशीज को, तो यहाँ पे आप टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप नियो सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे आप? इट्स अ न्यू साइंस, इट्स अ न्यू साइंस, सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। यहाँ पे सिस्टमा जो ये वर्ड है, इसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के साथ, यानी नियो सिस्टमैटिक्स इज सिस्टमैटिक्स प्लस जेनेटिक। जब आप जेनेटिक रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे, तब आप कहेंगे उसे नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नया नया है, सब जीन्स 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 हर जगह जीन्स चिल्ला रहे हैं आप, तो आप इसे याद रखिए कि नियो सिस्टमैटिक्स का मतलब हुआ न्यू सिस्टमैटिक्स, यानी सिस्टमैटिक्स प्लस जेनेटिक्स।
ठीक है, जेनेटिक रिलेशनशिप की अगर आप बात करते हैं तो दैट इज योर नीओ सिस्टमैटिक। ये नाम किसने दिया था? हक्सले ने। ये क्वेश्चन आता है सिस्टमैटिक्स आपका कैरोलस लीनियस में, यानी कैरोलस लीनियस हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की यहाँ पे टैक्सोनॉमी की, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की, और अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है एक बच्चा को पैदा हो गया, तो अब वो बच्चा जो चला गया 12th पास कर गया, ठीक है, अब उस बच्चे को हमें ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? उसके नाम, उसके फादर नेम, उसका जगह, भाई उसके नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे। सपोज करिए ये 10th क्लास है और 10th क्लास में 5 सेक्शंस हैं और एक बच्चा है कोई हरिओम, तो हरिओम के नाम के 2-3 लड़के हैं, तो हमने कहा कि भाई क्लास 10th का हरिओम सेक्शन, क्या हमने बोला, क्लास 10 सेक्शन ए का हरिओम यहाँ आए। अब उस क्लास में अगर हरिओम नाम के 2 बच्चे को क्या करेंगे? फादर नेम देखेंगे, अगर फादर नेम सेम हो गया तो मदर नेम देखेंगे। तो नामकरण, अगर हम किसी भी प्लांट, एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अगर हम नामकरण करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसे एक सिस्टमैटिक पोजीशन देते हैं, एक स्थान देते हैं कि भाई डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव इज द बायोलॉजी लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट इंटर जुबली इंटर कॉलेज। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम विच कॉलेज? गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। क्या पढ़ा? बायोलॉजी लेक्चरर है। यहाँ क्या पढ़ाने आए हैं? नीट की क्लास में आए। क्या पढ़ा रहे हैं? टैक्सोनॉमी। तो हमारा इनकी समझ में आ गया कि रिपोर्ट भेजनी है तो हम ये भेजेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को हम एक नाम देते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है या बायो, यहाँ पे हम जो नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं वहाँ हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, 2 एस्पेक्ट्स यहाँ पढ़ेंगे, बाइनोमियल सिस्टम एंड ट्राइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब चूंकि नाम से ही लग रहा है बाइनोमियल यानी 2 वाली कुछ बातें हैं, तो इसको जो दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। आज रात में सोएंगे तो सिर्फ लीनियस साहब नजर आते, जैसे उस दिन मेयर साहब नजर आ रहे थे। हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो अर्नेस्ट मेयर साहब जो है उस दिन 2 नजर आ रहे थे, तो आज हमें नजर कौन आएंगे? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को समझते हैं, ठीक। देखिए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जिसका क्या नाम था? IUCN। अब जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे